तर हाय हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमचं एडिगातामध्ये स्वागत करतो। आज आपण बघणार आहे मराठी उपयोजित लेखनमध्ये सारांश लेखन। आज ॲक्च्युली ग्रामरचे व्हिडिओज येणे एक्सपेक्टेड होतं, बट ग्रामरचे व्हिडिओज उद्या नक्की येतील, दॅट इज ऑन संडे नक्की ग्रामरचे व्हिडिओज येतील। ठीक आहे, आज आपण बघणार आहे मराठी उपयोजित लेखनमध्ये सारांश लेखन। आता मला माहिती आहे परत तुम्ही व्हिडिओ पॉज कराल, कमेंट कराल की सर तुम्ही सांगितलं होतं आज पत्रलेखनचा जो सेकंड पार्ट राहिला होता औपचारिक पत्र तो येणार आहे, बट ॲक्च्युली तो मी नेक्स्ट वीकेंडला घेऊन येईल। बरेचसे मुलांचे कमेंट येत होते की सारांश लेखन ह्याच्यावरती व्हिडिओ घ्या, मग मैं आज सारांश लेखन वरतीस वीडियो क्यों ना ले। आज के वीडियो में हम सारांश लेखन देखेंगे और क्या क्या देखने वाले हैं मैं वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखेंगे 4 टॉपिक से 4 क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन है सारांश लेखन कौन से क्वेश्चन में आता है, कुठल्या प्रश्न क्रमांकाला सारांश लेखन येतो, कौन से क्वेश्चन में सारांश लेखन पूछा जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर सारांश लेखन इज आस्क्ड, मतलब सारांश लेखन कहाँ से पूछा जाता है। ये क्या हमें पता होता है कि कहाँ से पूछा जाता है? अगर पता होता है तो एक्चुअल पोजीशन मतलब कहाँ से पूछा जाता है ये क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे एनी इंस्ट्रक्शन अबाउट सारांश लेखन, मतलब सारांश लेखन लिखने के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस है, कोई फॉर्मेट है, कैसे लिखना चाहिए, अगर है तो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फोर्थ है मॉडल आंसर ऑफ सारांश लेखन, मतलब मैंने खुद एक सारांश लेखन लिखा है आपके लिए, वो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि सारांश लेखन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते, चला चालू करूया आपण। या 4 प्रश्नांची उत्तरं मी तुम्हाला एक एक करून एक्सप्लेन करतो। ओके, तर चला आपण बघू त्या सगळ्या क्वेश्चनची एक एक करून उत्तर आहे। सगळ्यात पहिला प्रश्न होता सारांश लेखन कुठल्या क्वेश्चन नंबरला येईल। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, सारांश लेखन जो आने वाला है वो कौन से क्वेश्चन में आने वाला है, मैं आपको बताता हूँ। सारांश लेखन प्रश्न हा 5 मध्ये विचारला जाईल। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जाएगा आपको। अभी क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें पत्र लेखन भी पूछा गया है, सही बोल रहे हो आप। तो पत्र लेखन या सारांश लेखन ये दोनों में से आपको एक करना है। बरोबर आहे, सारांश लेखन हे तुमचं पत्र लेखनला ऑप्शन आहे, सारांश लेखन हे पत्र लेखनला ऑप्शन आहे। कळलं तुम्हाला? पत्रामध्ये एकतर तुम्हाला औपचारिक किंवा अनौपचारिक येईल आणि त्याला और प्रश्न सारांश लेखन असणार आहे, हे एवढं लक्षात ठेवा। दूसरा प्रश्न, दूसरा जो क्वेश्चन था, क्या सारांश लेखन जो हमें आने वाला है वो हमें पता रहेगा, हमें मालूम रहेगा? तो उसका आंसर ये है, मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न ई मध्ये दिलेले अपठित उतार्याचे सारांश लेखन करण्यात सांगितले जाते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब आप क्वेश्चन पेपर हाथ में पढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जब ई भाग है, प्रश्न क्रमांक 1 मधला ई भाग जो आहे त्याच्यात अपठित गद्य म्हणजे अनसीन पैसेज रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 ई में। तो वही अनसीन पैसेज को आपका सारांश लेखन लिखना है, वही जो अनसीन पैसेज है उसी का सारांश लेखन, उसी का समरी आपको लिखना है। मतलब जैसे ही आपके पेपर में, आपके हाथ में पेपर आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपको किस चीज़ का सारांश लिखना है। मतलब क्वेश्चन पेपर आ गया हाथ में, क्वेश्चन नंबर 1 का ई देख लीजिए, अनसीन पैसेज, वही पैसेज का आपका क्या लिखना है, समरी, मतलब सारांश लिखना है। ठीक है, आता सारांश लेखन लिहायचं हे आपल्याला माहिती आहे, पण सारांश लिखण्यासाठी काही महत्त्वाची सूचना आहेत का, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है क्या सारांश लेखन लिखते समय, वो भी मैंने यहाँ पे दिए गए हैं। सारे एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, उतारा काळजीपूर्वक वाचा व त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित करा। अधोरेखित मतलब क्या, अधोरेखित इज अंडरलाइन, मतलब उतारा काळजीपूर्वक वाचा, मतलब जो कुछ भी पैसेज दिया गया है उस पैसेज को एकदम ध्यान से धीरे से पढ़िए, समझ के पढ़िए। उसमें जो कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स लग रहे हैं उस इम्पोर्टेंट टर्म्स को अधोरेखित अंडरलाइन करिए। क्या करना है आपको, अंडरलाइन करना है। समझ में आपको क्या करना है, जो कुछ भी इम्पोर्टेंट टर्म्स लगेंगे आपको उसको अंडरलाइन करो। सेकंड पॉइंट, उतार्यात कोणता विचार मांडला आहे हे मनातले मनात आठवून पहा। मतलब जो पैसेज दिया गया है उसमें किस चीज़ के बारे में बात किया गया है, मतलब इस टॉपिक के बारे में बात किया गया है, उस टॉपिक के बारे में अपने मन में सोचना स्टार्ट कीजिए। आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस टॉपिक के बारे में, ये आपके मन में मतलब माइंड में आपका चलता रहना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉईंट काय म्हणतो, जे काही पॅसेजमध्ये उतारात विचारलं गेलेलं आहे त्या टॉपिकबद्दल आपल्या मनात विचार चालू झाले पाहिजे, म्हणजे आपण या टॉपिकबद्दल ॲडिशनल काय लिहू शकतो या पॅसेज व्यतिरिक्त जे की बरोबर असेल। कळलं? तिसरा, दिलेल्या उतारातील विचार कोणाला सांगायचा झाला तर आपण ते कसं सांगू ह्याची कल्पना करून सारांशाचा कच्चा मसुदा तैयार करा। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, जो दिया गया कंसेप्ट है, जो दिया गया टॉपिक है,
अगर उस टॉपिक के बारे में आपको किसी और थर्ड पर्सन को बताना है, उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? इस चीज का एक रफ स्केच निकाल के रखना है। कच्चा मसूदा मतलब रफ स्केच निकाल के रखो। मतलब क्या क्या बताओगे आप? समझो आपको आपके फ्रेंड को बताना है उस टॉपिक के बारे में, तो कौन से टर्म्स उसको बताओगे शॉर्ट में? वो एक कच्चा मसूदा मतलब एक रफ स्केच रेडी करके रखो। किस चीज का? समरी का, सारांश लेखनचा। कळलं तुम्हाला? एक कच्चा मसूदा म्हणजे एक रफ स्केच तयार करायचं त्या कन्सेप्ट बद्दल, ज्या टॉपिक बद्दल तिथं बोललं जात आहे। त्याच्यानंतर चौथा पॉइंट, अवतरणातील मजकूर तृतीय पुरुष निवेदनात व थोडक्यात लिया। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? जो कुछ भी मेन दिया है उसमें मैटर, उस टॉपिक में जो मैटर मेंशन किया गया है, किसी चीज के बारे में बात किया गया है, किसी टॉपिक के बारे में बात किया गया है, उस सारे चीजों को क्या करना है तुम्हाला? थोडक्यात लिया। तृतीय पुरुषी निवेदनात व थोडक्यात लिया। छोटे से टर्म्स में ही लिखना है आपको, ज्यादा बड़ा लिखना नहीं है। शॉर्ट समरी आपको रेडी करना है, तो ये ध्यान में रखना, आपको शॉर्ट ही करना है, ज्यादा लंबा करना नहीं है। कितना शॉर्ट करना है वो मैं आपको नेक्स्ट रूल में बताऊंगा। उत्तरातील नसलेले मुद्दा सारांश में घेऊ नका। अभी बहुत जनों की आदत क्या होती है, जैसे ऐसे राइटिंग लिखते हैं, कुछ भी मन में आए वो लिखने बैठ जाएंगे। तो उत्तरातील मुद्दे, नसलेले मुद्दे मतलब अगर वो टॉपिक पे उस पैराग्राफ में अगर कुछ दिया गया नहीं है तो आप एडिशनल मत ऐड करते बैठना कि हाँ इसमें ऐसा भी होगा, इसमें ऐसा भी होगा, इसमें ऐसा भी हो सकता है। ये सारे फालतू चीजें आपको ऐड करना नाही आहे। उत्तरात म्हणजे त्या पॅसेज मध्ये जे काही गोष्टी दिलेल्या नाही आहेत त्या गोष्टींबद्दल तुम्ही इथं उल्लेख करायचा नाही, म्हणजे त्या गोष्टी इथं लिहायच्या नाहीत। काही मुलांना सवय असते ॲडिशनल गोष्टी टाकायचे, त्यांना वाटतं मार्क्स भेटतील, बट असं होत नाही। मग तुम्ही ॲडिशनल बिलकुल टाकू नका। जे काही मॅटर हवं आहे ते तुम्हाला त्या पॅराग्राफमध्ये, त्या पॅसेजमध्ये भेटून जाईल। पुढं, सारांशित शब्दसंख्या मूळ उताराच्या 1/3 असणे आवश्यक आहे। मतलब जो पैसेज दिया गया है उस पैसेज का जो आप सारांश लिखने वाले हो, वो सारांश का जो साइज है उस पैसेज का 1/3 रहना जरूरी है। समझ में आ रहा है आपको? जो काय तुम्हाला पॅसेज दिला जाईल त्या पॅसेजचा सारांश लिहिताना साईज किती पाहिजे? त्या पॅसेजची 1/3, त्या पॅसेजची 1/3। म्हणजे जर ते पॅसेज 12 लाईनचे असेल तर तुम्हाला 4 लाईनचाच उत्तरा म्हणजे सारांश लेखन लिहायचं आहे, 4 लाईनचंच सारांश लेखन मेन्शन करायचं आहे। कळतंय तुम्हाला इथपर्यंत? कळलं तुम्हाला? ठीक है। सारांशला शीर्षक द्यावे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 7 टॉपिक। जो कुछ भी आप सारांश मतलब समरी लिख रहे हो उसको एक अच्छा सा टाइटल देना जरूरी है। सारांश जो तुम्ही लिहिणार असेल त्या सारांशला एक प्रॉपर हेडिंग देणं खूप गरजेचं आहे, ह्याला सुद्धा मार्क्स आहेत। कळलं तुम्हाला? अब मैं आपको एक दिखाता हूँ फॉर्मेट, मतलब एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिसमें मैंने सारांश लेखन किया है। एक पैराग्राफ भी दिखेगा और उसके नीचे आपको सारांश भी दिखेगा, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि सारांश लेखन अगर पूछा जाएगा तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आपको मेरे राइट साइड पे एक फॉर्मेट, एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा जिसमें से ऊपर अपठित गद्य मतलब अनसीन पैसेज दिया गया है। उसके बाद नीचे देखोगे आप सारांश लेखन भी मैंने लिखा है। अब इसमें से आपको मैं क्या क्या समझाता हूँ आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपठित उतारा जो दिया है, अनसीन पैसेज जो दिया है वो ऑलमोस्ट 15 लाइन्स का है। ठीक है, उसके बाद नीचे सारांश देखिएगा, मैंने अप्रोक्सीमेटली 5 लाइन्स का लिखा है, जो कि एग्जैक्टली 1/3 होता है 15 लाइन्स का। समझ में आया? इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हे जे तुम्हाला पॅसेज दिसते तो पॅसेज आहे 15 लाइन्स, अप्रॉक्सिमेटली 14 to 15 आहे, तुम्ही चेक करू शकता व्हिडिओ पॉज करून। मग त्या पॅसेजच्या 1/3 म्हणजे मी जो सारांश लिहिलाय तो फक्त 5 लाईनीचाच लिहिलाय, फक्त 5 लाईन्समध्ये मी सारांश संपवला आहे। हा तुमचा फॉर्मॅट आहे, हे लिहिणं खूप गरजेचं आहे। त्यानंतर तुम्ही नीट बघा, सारांशला एक हेडिंग दिलेले आहे। ठीक है, बेसिकली इस जो अनसीन पैसेज है इसमें शिक्षण और स्त्रियों शिक्षण मतलब जो पढ़ाई करना चाहिए और जो लड़कियों को, औरतों को पढ़ाना चाहिए उसके बारे में बात किया गया है। तो वो पूरा पैसेज में तो बताया है, बस उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स सिलेक्ट करके मैंने एक समरी तैयार किया है। आप पॉज करके रीड कर सकते हो और आप देखिए कि वर्ड लिमिट कितना ज़्यादा इंपॉर्टंट है और हेडिंग भी देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टंट है। हे जे पॅसेज आहे अनसीन पॅसेज ती एका स्त्रियांच्या शिक्षण आणि शिक्षणाबद्दल दिले गेलेलं आहे। मग त्यामध्ये मी त्या पॅसेजमध्ये काही कीवर्ड्स, काही इंपॉर्टंट टर्म्स घेऊन खाली सारांश लिहिलेला आहे। त्या सारांशमध्ये तुम्ही बघा, मी कुठल्याही बाहेरचे टॉपिक्स आणले नाही आहेत,
लिमिटमध्ये लिहिलेलं आहे. ठीक आहे, पर्स्पेक्टिव्ह बघा लिहिण्याचा कसा आहे, मी कोण म्हणजे मी ॲज अ नरेटर लिहितोय का कसं लिहितोय ते सुद्धा तुम्ही बघा. ठीक आहे, तर हे होते आजचे पॉईंट्स. या पॉईंट्समधून तुम्हाला कळलंच असेल की सारांश लेखन कसं लिहायचं आहे पेपरमध्ये. सो आता पेपरमध्ये जर सारांश लेखन आलं तर तुम्ही घाबरू नका. ह्या सारांश लेखनासारखे तुम्ही अजून 5 ते 10 सारांश लेखनाची घरी प्रॅक्टिस करा आणि नक्कीच तुम्हाला या प्रश्नात सुद्धा चांगले मार्क भेटून जातील. तर आजचा व्हिडिओ आपण इथंच थांबू. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत शेअर करा. नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून जावा. आपण भेटूया न्यू व्हिडिओमध्ये.